जय हिंद भारतीयों। आज हम बात करेंगे नार्को टेस्ट के बारे में। स्टार्ट करें उससे पहले एक खबर आई थी मेरे पास, पता नहीं सही कि गलत, कि एक मीडिया रिपोर्टर लड़की की भाभी से पूछ रही थी कि आप नार्को टेस्ट क्यों नहीं करवाएंगे। तो उन्होंने बोला अगर हम झूठ बोल ही नहीं रहे हैं तो हम नार्को टेस्ट क्यों कराएं। समझ रहे हो आप? नार्को टेस्ट होता इसीलिए है कि पता चले आप झूठ बोले कि नहीं बोले। अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है नार्को टेस्ट से। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं नार्को टेस्ट है क्या, ये होता कैसे है, इसमें क्या दवाई दी जाती है, अगर दवाई दी जाती है तो कौन सी दवाई दी जाती है, और क्या ये 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, और सबसे बड़ी बात क्या इससे बचने का कोई रास्ता है। मतलब कोई इस टेस्ट के लिए जा रहा है और वहां पे टेस्ट देते हुए भी वो झूठ बोल सके, बच सके। तो सारी बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो नार्को टेस्ट है इसका पूरा नाम है नार्को एनालिसिस टेस्ट। ये टेस्ट होता है मेनली दो तरह के आदमी के ऊपर, या तो बंदा गवाह हो या फिर अपराधी हो। तो ये टेस्ट किया कैसे जाता है? इस टेस्ट को करने के लिए अपराधी को एक ट्रूथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवाई दी जाती है, या फिर सोडियम पैंथोनोल करके एक इंजेक्शन आता है, वो ड्रग दिया जाता है, जिससे आदमी या ना बेहोशी में रहता है ना होश में रहता है, वो बीच की मुद्रा में रहता है, जहां से उसके दिमाग की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो तर्क वितर्क नहीं कर सकता, वो अपना दिमाग नहीं चला सकता, वो जो आप पूछोगे वो सिंपली जवाब देगा, और इसमें बोलने की जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है। जैसे आपने नॉर्मली टीवी वगैरह में देखा होगा तो वैसे ही होता है। इसमें आप किसी चीज को घुमा फिरा के नहीं बता सकते, जैसा जो रहेगा आप सीधा बताते चले जाएंगे, क्योंकि जो दवाई दी जाती है ना वो दिमाग को शांत कर देती है। और कॉमन सी बात है कि सच बोलने के लिए दिमाग चलाने की ज्यादा जरूरत होती ही नहीं है, वो अपने आप ही निकल जाता है। दिमाग लगाने की जरूरत तब पड़ती है जब आप झूठ बोल रहे हो, जब आप बहाने कर रहे हो। पुलिस की एक कहावत है ना कि पुलिस की मार के आगे गूंगे भी बोलते हैं। तो जब वो गूंगे नहीं बोलते हैं ना तब उनका ये नार्को टेस्ट होता है, तब वो भी बोलते हैं जो पहले नहीं बोल पाते। लेकिन इस टेस्ट को कराने के लिए पहले जिस आदमी का नार्को टेस्ट किया जाना है ना उसकी परमिशन बहुत जरूरी है। और अगर सीबीआई वगैरह ये टेस्ट करेंगी तो पहले उनको कोर्ट से ऑर्डर भी लेना पड़ेगा, और उसके बाद भी वहां पे मनोवैज्ञानिक कुछ दूसरे चिकित्सक जो पूछताछ करेंगे वो, तो काफी लोगों की देखरेख में सारा टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट में जो दवाई दी जाती है ना ये बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए जो वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत फिक्स अमाउंट में, उनको पता है कि कितना देना है उसी अमाउंट में देते हैं। क्योंकि अगर ये दवाई हल्की सी भी ज्यादा हुई ना तो बंदा कई महीनों तक बेहोश रह सकता है, उसके दिमाग का संतुलन खराब हो सकता है परमानेंट, यहाँ तक कि वो कोमा में जा सकता है और मर भी सकता है। तो ये एक कारण हो सकता है कि फैमिली के घर वाले मना कर रहे हो, हालांकि वो कह रहे हैं हमको पता ही नहीं कि नार्को टेस्ट होता क्या है, तो उनका मना करने का रीजन कुछ क्लियर नहीं हुआ। इसीलिए दवा किसी आदमी को देने से पहले उसका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उम्र, लिंग सब चेक किया जाता है, फिर उसी बेस पे दवाई उसी हिसाब से दी जाती है। और अगर आदमी शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हुआ, या फिर उसकी उम्र ज्यादा है, या फिर बहुत ज्यादा कम है, तो ये टेस्ट कैंसिल नहीं होगा। तो जब ये टेस्ट इतना खतरनाक है तो क्या इस टेस्ट के लिए कोई लॉबी बना है? जी हाँ, सन 2010 में केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता में, जिसमें 3 अदर मेंबर्स थे, उसमें एक कमेटी बनी थी। उन्होंने एक जजमेंट दिया था कि किसी भी आदमी का ये क्या नाम है नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ, अगर आपको पॉलीग्राफ के बारे में भी जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट करना, मैं उसके ऊपर भी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। तो किसी भी आदमी का जिसका नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट होना है उसकी परमिशन जरूरी है, और उसके बाद वो जो स्पेशल डॉक्टर्स होंगे उनके देखरेख में ये सारा टेस्ट होगा। तो जैसे ही टेस्ट शुरू होता है तो पहले उस व्यक्ति को ये दवाई दी जाती है, और ये दवाई देने के बाद आदमी की तार्किक शक्ति खत्म हो जाती है, तर्क करने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो बहस नहीं कर सकता, वो ज्यादा सोच नहीं सकता, बातों को घुमा फिरा नहीं सकता। तो उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके लिए वहां पे कई मनोवैज्ञानिक भी बैठे होते हैं जो उसकी बॉडी की एक्सप्रेशन चेक कर लेते हैं, बॉडी की एक्टिविटीज, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो सब भी जज करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार बुलवा के सच निकलवाया जाए। कई बार जो जिससे गवाही ली जाती है उसकी बॉडी की एक्टिविटीज देखकर ही जो वहां पे एक्सपर्ट्स होते हैं वो पता कर लेते हैं कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इस व्यक्ति का उस केस से संबंध है कि नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सामने वाला बंदा मानसिक डिप्रेशन में चला जाता है। मान लो यहाँ पे अपराधी की बात नहीं हो रही, गवाही की बात हो रही है। मान लो गवाही ने कोई ऐसी चीज देखी है
कि उससे वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया है, वो बोलने की अवस्था में नहीं है, तब उससे कैसे गवाही लेंगे। तो उसके लिए उसको क्या कहते हैं, एक बेड पे लिटा दिया जाता है और उसके सामने कंप्यूटर पे स्क्रीन लगा दी जाती है। तो सबसे पहले वहां पे फूल, फल, पत्तियां, नॉर्मल सीनरी वगैरह ये सब दिखाते हैं, और साथ में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसकी बॉडी की और माइंड की एक्टिविटीज चेक करते रहते हैं। और फिर उसके बाद उसकी ये एक्टिविटी चेक करने के बाद फिर धीरे धीरे करके उस केस से रिलेटेड इमेजेस लगा दिए जाते हैं, वीडियो लगा दी जाती है, जो अवेलेबल रहेंगी वो स्क्रीन पे लगा दी जाएंगी, जैसे मरने वाले की फोटो या मारने वाले की, या वहां पे जो घटना हुई है या जिस जगह पे हुई है वो लगा दी जाती है। और फिर उस टाइम भी उस जो गवाह है उसकी बॉडी के एक्सप्रेशन चेक किया जाता है कि उसकी आंखें क्या एक्सप्रेशन कर रही हैं, फेस पे कौन सा फेशियल एक्सप्रेशन बन रहा है, या माइंड की जो तरंगे हैं वो कंप्यूटर से कनेक्ट होती हैं कि तरंगों में कितना ऊपर अप डाउन हुआ है। तो इस तरीके से भी पता किया जाता है कि इसका इससे रिलेटेड कनेक्शन है या नहीं है, उस केस से इसका जुड़ाव है या नहीं। अब बात करते हैं ये टेस्ट 100% एक्यूरेट है या नहीं। तो इसको 100% एक्यूरेट तो नहीं बोल पा सकते, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इस दवाई के बाद भी अपनी तर्क वितर्क करने की क्षमता बना के रखते हैं और बातों को थोड़ा बहुत घुमा लेते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि अभी एक कोई सीरियल था, कोई फिल्म थी पुरानी, तो उसमें ऐसा दिखाया गया था कि जो डॉक्टर्स होते हैं वो वही क्वेश्चन पूछते हैं जिनका जवाब उनको हाँ में चाहिए होता है, बस एक तरफा टेस्ट अगर डॉक्टर मिले हैं तो इसका रिजल्ट भी फिर एक्यूरेट नहीं आएगा। और तीसरी चीज, ये कोई डॉक्टर्स ने नहीं कहा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मान लो कोई बंदा जो पहले से ही ड्रग एडिक्टेड हो, मतलब जो पहले से ही बहुत सारा भांग खाता हो, गांजा पीता हो या ड्रग्स लेता हो, स्मैक लेता हो, तो उसको आदत पड़ गई होती है उस स्टेट की जो किसी नॉर्मल आदमी को दवाई देने के बाद दी जाए, क्या जो हालत हो। मतलब मान लो मैं सिंपल आदमी हूँ, मुझको दवाई दी गई तो जिस स्टेट में मैं जाऊंगा ना, उस स्टेट में ड्रग लेने वाला आदमी, स्मैक लेने वाला आदमी, गांजा भांग रेगुलर करने वाला आदमी पहले से ही रहता है, तो उनको इस दवाई का कोई असर नहीं पड़ता है। उनको ये दवाई देने के बाद भी वो अपनी बुद्धि चला लेते हैं और इस टेस्ट से बच के निकल जाते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कि ऐसा ना हो। तो आज का टॉपिक खत्म होता है। अभी मैंने एक वीडियो पीछे बनाई है, अगर आपको टीआरपी से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो, क्योंकि वही बहुत ट्रेंड में चल रहा था, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पे सब कुछ है। टीआरपी कैसे कैलकुलेट होती है, कौन मेजर करता है, कैसे मेजर करता है, और टीआरपी से हमको या चैनल्स को क्या फायदा है, और टीआरपी स्कैम सच है या गलत, तो आप वो भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप पॉलीग्राफ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, या कोई भी और टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं,